बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हामिद राना और आज हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मालिक्यूल के हवाले से। बायोलॉजिकल मालिक्यूल हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं हमारे पास, इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आज हम मेन कंसर्न जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं, वो है प्रोटीन्स के हवाले से। आज इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ पर हम देखते हैं। प्रोटीन्स भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसकी अबंडेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें CH बॉन्ड पाए जाते हैं इकट्ठे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो उनमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपाउंड है हमारे पास, वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि प्रोटीन्स जो है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म के अंदर पाई जाती है। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो सेल में अगर हम उसका जो लिक्विड पार्ट है, जो उसका फ्लूइड पार्ट है, उसको अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास जो उसका ड्राई वेट बचता है, अगर हमारे पास कोई सेल है तो उसका जो ड्राई वेट बचता है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका ड्राई वेट है, इसमें मोस्टली तकरीबन हम देखते हैं कि 50% इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। तो इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि जो प्रोटीन्स है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर मैंने बात की, आपको एग्जांपल दी कि एक हमारे पास ड्राई वेट सेल है जिसमें हमने देखा कि उसमें 50% जो उसके अंदर क्या शामिल होगी, प्रोटीन शामिल होगी। तो इससे हमें इसकी अबंडेंस का अंदाजा हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम चलते जाएं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ये तकरीबन तमाम सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। जितने भी सेल्स के पार्ट है उनके अंदर ये प्रोटीन्स शामिल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं ये बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर को बिल्ड अप करने के अंदर अपना अहम रोल प्ले करती है। कैसे? जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये बहुत सारे सेल्स के जो स्ट्रक्चर है उनको बिल्डअप करने के अंदर अहम रोल प्ले करती है। वो कैसे? कि हम देखते हैं कि हमारे जो हेयर्स वगैरह है, इसी तरह हमारे जो नेल्स वगैरह है, ये खास किस्म की प्रोटीन से बने होते हैं। उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं केराटिन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये प्रोटीन क्या करती है कि हमारे जो हेयर्स वगैरह है उनके अंदर, या नेल्स वगैरह, उनके अंदर ये खास मकदार के अंदर पाई जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर है जिनको प्रोटीन बनाने के अंदर अपना अहम रोल प्ले करती है। तो ये बहुत सारे बॉडी के सेल्स और उनके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के अंदर अपना अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसके हम फंक्शन मजीद देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के मोस्टली एंजाइम पाए जाते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन इन नेचर। तो यहां पर हमने देख लिया कि भाई ये हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है, जितने भी एंजाइम्स है। अब यहां पर आपने एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा था कि बेसिकली एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम हम कहते हैं कि ऐसे हमारी बॉडी के अंदर, ये आप कह सकते हैं कि जो कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो जितने भी रिएक्शन परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स की मदद से परफॉर्म होते हैं। आप हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होना है वो सारा का सारा एंजाइम्स की मदद से परफॉर्म होना है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एंजाइम मोस्टली क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, कि ये मोस्टली प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है वो सारा का सारा किसकी मदद से परफॉर्म होगा, एंजाइम्स की मदद से परफॉर्म होगा। और एंजाइम्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये प्रोटीन इन नेचर है। तो इससे हमें भी क्या पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा अपना अहम रोल प्ले करती है। किसके अंदर अहम रोल प्ले करती है? अपना मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना अहम रोल प्ले करती है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज्यादा अपने फंक्शन बॉडी के अंदर प्ले करती है, जैसे कि ये कैरियर और ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन मानी जाती है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का। ये एज ए ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करती है। इसका काम क्या होता है कि बेसिकली इसने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है।
तो ये यहाँ पर एज ए ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ये ब्लड का मेन एक आप कह सकते हैं कि पार्ट है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या है कि ये ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्या कर रही है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। जहां पर भी ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर जरूरत है तो ये वहां पर उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी हमने इसका काम देख लिया कि ये एज ए कैरियर और एज ए ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। और मोस्टली प्रोटीन हमारे पास ये हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स भी हैं जो कि एज ए एंटीबॉडीज के तौर पर काम करती हैं, एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर आपने पढ़ा था भाई एंटीबॉडीज क्या होती है। ये ऐसे हमारे पास सेल्स होते हैं, ऐसे हमारे पास ये सेल्स हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाले सेल्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं, उनको खत्म करते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस के खिलाफ लड़ती हैं, बीमारी काज करने वाले जो एजेंट है उनके खिलाफ लड़ाई करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी भी प्रोटीन्स है जो कि एंटीबॉडीज के तौर पर काम करती है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आ जाता है भाई ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये ऐसी प्रोटीन है जो कि एज ए एंटीबॉडीज के तौर पर काम करती है। और मजीद हम इसके फंक्शन की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि अगर हमारे जिस्म के ऊपर कोई कट वगैरह लग जाता है तो हमारे जिस्म से वहां से क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, खून वहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो वहां पर उस खून को रोकने के लिए, वहां पर क्लॉटिंग करने के लिए एक बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जो कि वहां पर ब्लड क्लॉटिंग करवाती है और वहां से खून जो लॉस हो रहा है उसको क्या करती है, रोकती है। उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं फिब्रिनोजन का। फिब्रिनोजन का यहाँ पर हमने काम देख लिया, ये ब्लड क्लॉटिंग करवा रही है। इसी तरह हम इसके मजीद फंक्शन की तरफ जाते जाएं तो आपकी बुक को अगर हम फॉलो करें तो आपकी बुक के अंदर उन्होंने लिखा है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड बाय प्रोटीन। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑर्गन की मूवमेंट, ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि वो सारी की सारी प्रोटीन की वजह से हो रही है। तो ये सारे के सारे हमने फंक्शन देख लिए यहाँ पर, जो हमारे पास फंक्शन थे प्रोटीन्स के, कि कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर अपने मुख्तलिफ तरीके से अपने जो फंक्शन है उनको प्ले करती है। मजीद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन है ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। उस सब यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक दीवार है तो हम देखते हैं कि ये दीवार छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी है। उन सब यूनिट्स को हम नाम देते हैं ईंट का। आपको पता है कि मुख्तलिफ ईंटें मिलती है तो वो एक क्या बना देती है, मुकम्मल हमारे पास दीवार बना देती है, वॉल बना देती है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बनती हैं। उन सब यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, अमाइनो एसिड का। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिलते हैं और वो मिलकर हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं। अब हम मजीद देखते हैं कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ये हमारे पास कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट से मिलके बनते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, कौन से ऐसे एटम है जो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड। उनको हम नाम दे सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन। और ये 5 हमारे पास ऐसे हमने देख लिए एटम थे, एलिमेंट थे जो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। मजीद हम आ जाते हैं अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ। क्यों अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर स्टडी करने लगे, हमें पता है कि अगर हम एक भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर लेते हैं तो उससे हमें क्या हो जाएगा, पूरी की पूरा जो प्रोटीन का हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर लेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, अमाइनो एसिड की तरफ। तो हम देखते हैं कि अबाउट 170 अमाइनो एसिड अकर इन अ सेल और टिश्यू। तकरीबन 170 के करीब सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। उसमें हम देखते हैं आउट ऑफ दीज 25 आर कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन। उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 25 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। उनमें भी हम मजीद देखें तो मोस्ट ऑफ प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। उसमें भी हम मजीद स्टडी करें तो मोस्टली जो प्रोटीन है, जो ज्यादातर हमारे पास जो प्रोटीन होती हैं वो कितने प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मुख्तलिफ तरीके, हमारे पास 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड होते हैं जो कि मिलके हमारे पास मोस्टली जो प्रोटीन होती हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हमने देख लिए जो कि मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रोटीन की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से हम देखते हैं 20 को हम 2 क्लासेस के अंदर तकसीम कर देते हैं। टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, इनको हम 2 क्लासेस के अंदर तकसीम करते हैं।
10 जो हमारे पास अमाइनो एसिड आते हैं, 10 अमाइनो एसिड आते हैं, उसको हम नाम देते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसी तरह जो 10 हमारे पास दूसरे हैं उनको हम नाम देते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड का। इसको आप मजीद इनके पढ़ेंगे भी नाम भी, तो ये आपके कोर्स के अंदर नाम वगैरह नहीं है। तो ये 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है और 10 जो है इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड है जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, खुद तैयार करती है। ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का। क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हमारे पास 10 जो है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का। दूसरे जो 10 हमारे पास बचते हैं, ये ऐसे अमाइनो एसिड है जिनको हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पाती। ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड का। ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं, जो हम डाइट वगैरह लेते हैं, खुराक वगैरह लेते हैं, वहां से ये हमें हासिल होते हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड का। अब हम मजीद देखते हैं कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए कि अमाइनो एसिड किसके ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसका यहाँ पर मैंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास आता है कि हम देखते हैं कि इसका जो अल्फा कार्बन होता है अमाइनो एसिड का, उस अल्फा कार्बन के एक साइड के ऊपर इसका अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, दूसरी साइड के ऊपर इसका कौन सा ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर ये आर ग्रुप अटैच है और ये इसका क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक क्या आ जाता है, एक अमाइनो एसिड आ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो आर आप देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि आर में भी हाइड्रोजन एज इन ग्लाइसिन। अगर तो ग्लाइसिन के केस के अंदर है, ग्लाइसिन हमारे पास अमाइनो एसिड है, तो उस केस में आर क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा। अगर हम देखते हैं कि आर और या फिर क्या होगा, CH3 एज इन एलेनिन और एनी अदर ग्रुप। अगर दूसरा कोई हमारे पास ग्रुप आ जाता है, दूसरा कोई अमाइनो एसिड आ जाता है, तो उस केस के अंदर जैसे कि हमारे पास एलेनिन आ जाता है, तो उस केस के अंदर ये आर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास CH3 होगा। तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला हमने देख लिया कि ये एक जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। अब हम देखते हैं कि मजीद हमारे पास जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से हमारे पास जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस बॉन्ड जो उनके दरमियान बनता है, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। जब हमारे पास एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड का जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, इनकी जब अटैचमेंट होती है, इनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड के नतीजे में क्या होता है, वहां से वाटर रिलीज होता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी बुक को फॉलो करते हुए हम देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, कैसे दो हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो आपस में मिलते हैं और उनके नतीजे में हम देखते हैं कि वाटर रिलीज होता है, और कैसे हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर अब मैं देखने आपको समझाने लगा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे पास दो जो ग्रुप है, हमारे पास एक हमारे पास था, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये इसका अमाइनो ग्रुप आ गया अमाइनो एसिड का। इसके साथ हमें पता है ये इसका अल्फा कार्बन, क्लियर हो गया भाई। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड आ गया और इस अमाइनो एसिड को हमने नाम देना है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन वजह क्या है, ये आपको मैं पहले भी बता के आया हूँ कि अगर तो यहाँ पर आर की जगह के ऊपर H अटैच होगा, हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, तो फिर हमारे पास जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइसिन का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि हमारे पास प्लस, यहाँ पर हमारे पास अगर देखें आपकी बुक को फॉलो करते हुए, ये OH है सॉरी, इसी तरह हमारे पास N, अब ये हमारे पास दूसरा आ गया, इसको हमने क्या नाम देना है, एलेनिन का। एलेनिन वजह आपको पहले बताइए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आर की जगह के ऊपर क्या आ गया, CH3 आ गया, इस वजह से इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एलेनिन का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कार्बोक्सिल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन, यहाँ पर ये मिलेंगे और इनके मिलने से क्या होगा,
यहाँ से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, पानी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और इनके दरमियान जब जो मजीद जो दूसरा बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को फिर हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे कि आपकी बुक के फॉलो करते हुए यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं।